नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है। दोस्तों, बुक में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, उसे करेक्ट करके मैं आपको 100% ऑथेंटिक आंसर बताता हूं। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कुल व्यय और कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। दोस्तों, जब राजकोषीय घाटा तब कहते हैं जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाए तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है घाटे का वित्त पोषण केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो केंद्रीय बैंक है कौन? तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ये ध्यान रखना है। और केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना देश में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है सेबी की स्थापना यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1992 में हुआ था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो करंट अफेयर की है कि सेबी का पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो माधवीपुरी बुच, जो कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ही है, ये ध्यान रखना है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? इसका करेक्ट आंसर है पशुपति, उनके द्वारा पूजा जाता था। पशुपति यानी कि शिव भगवान की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है कि वह व्यवहारिक व्यक्तित्व नहीं था, वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो जहांगीर मुगल वंश का शासक था, ये ध्यान रखना है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, फिर बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर था, ये ध्यान रखना है। तो मुगल वंश का शासक था, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुअज्जम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? इसका करेक्ट आंसर है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, ये ध्यान रखना है। और ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? तो सुकरचकिया मिस्र के थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए अस्थिर कर दिया तथा रंजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर की संधि। दोस्तों, अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ ये पूछा जाता है, तो अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो दोस्तों, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे। पटना में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, ये औरंगजेब का धर्मांधता से क्षुब्ध होकर गुरु गोविंद सिंह ने हथियार उठा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अब इससे क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल को। दोस्तों, काकोरी कांड में ये चारों को फांसी दी गई थी, लेकिन सबका अलग अलग जगह है। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दिया गया था, इलाहाबाद के नैनी में, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन जब भी आए तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, और साइमन कमीशन का विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी की चोट खाने से इनकी मृत्यु हुई थी, और साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। दोस्तों, शिवाजी की राजधानी और पूछ दिया तो शिवाजी की राजधानी उनकी रायगढ़ थी, जैसे यहाँ दिया है पुणे उनकी राजधानी थी, ये गलत है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो रायगढ़, ये ध्यान रखना है। और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे, और अष्ट दिग्गज देवराय, कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1773 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है दोस्तों, निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा दोस्तों कि वायसराय का कार्यकाल जो है ना वो याद कर लीजिए, उससे कई क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल था 1944 से 47, 1944 से 47 लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल था। लॉर्ड रीडिंग का था 1921 से 26, और वेलिंगटन का था 31 से 36, 1931 से 36, और लिथगो का था 36 से 44, 1936 से 44। ये कार्यकाल अगर मालूम है तो कई आंसर आपसे ये मदद करेगा आपको आंसर टिक करने में। कार्यकाल मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें बोला पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग कब किया गया, तो 1940 में किया गया था। तो 1940 में किसका शासनकाल था? लिथगो का था 36 से 44। मोपाला विद्रोह कब हुआ? मोपाला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो 1921 कौन सा वायसराय था? 21 से 26 था रीडिंग, ये ध्यान रखना है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, तो 45 में लॉर्ड बेबेल हो जाएगा ये। और सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में ये तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 से 36 कौन है? वेलिंगटन, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, ये ध्यान रखना है। और सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने किया था 1699 ईस्वी में, और 10वीं ग्रंथ के रचयिता भी थे, यानी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जब भी आए आपके सामने तो ओजोन से तुरंत रिकॉल कर लेना दिमाग में। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा? उसके नीचे जो मंडल है ना, समताप मंडल, उसमें ओजोन परत पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों, जो वायुमंडल में है 5 मंडल पाया जाता है, ठीक है, 5 लेयर। तो पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो ये जो क्षोभ परत है ना, ये समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेड के द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है समोच्च रेखा कहलाती है। समान ऊंचाई वाले जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है आइसोथर्म। ताप जोड़ने वाली आइसोथर्म। एक दाब वाला पूछा जाता है कि समान दाब वाले, तो आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड मिजोरम से सीमा नहीं लगी हुई, बाकी म्यांमार और असम त्रिपुरा ये मिजोरम की सीमा से सटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के उत्तर छोर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। झारखंड से सीमा लगती है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देखते हैं, 15 जून को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, 15 जून को गांधी दिवस मनाया जाता है बिहार में। कामाख्या मंदिर अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर है कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। ठीक है, और कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर है ये पूछा जाता है, तो नीलांचल की पहाड़ी पर है, ये ध्यान रखना है। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बहराइच। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप वर्तमान में स्थित है कहाँ है? तो कामरूप असम में है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, कामरूप असम का एक जिला है जो कि ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश देश से भी गुजरता है। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम आया तो सिक्किम से एक रिलेटेड एक चीज़ याद रखना है कि सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार का दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। बाकी नेपाल और ये भूटान और अफगानिस्तान स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लचीली विनिमय दर। अस्थिर विनिमय दर को लचीली विनिमय दर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर है औसत अस्थिर लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयकर, क्योंकि आयकर बढ़ने के साथ उसका कर की दर भी बढ़ते रहती है, तो ये प्रगतिशील कहलाता है। प्रगतिशील कर आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन कीमत ग्रहीता प्राइस टेकर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टी के बाद 41 संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ऐसे समझिए कि एक सरकार जिसमें राजा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है के.बी. सुंदरम। दोस्तों, यह तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है जरूर कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर होता है सुकुमार सेन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली चुनाव आचार संहिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौतों द्वारा सहमति। यानी कि चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले चुनाव आचार संहिता में क्या होता है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और स्वैच्छिक समझौता से सभी लोग सहमत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ना वो संसद सदस्यों द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख ये संविधान में नहीं किया गया है। 45 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श को हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, बाद में 8 भाषा इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी, ये अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ये गलत है, क्योंकि तापमान की SI इकाई केल्विन होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? इसका करेक्ट आंसर है सहनशीलता स्तर या प्रतिरोधी क्षमता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है कम सल्फर वाले ईंधन से, ऑप्शन नंबर डी, कम सल्फर वाले ईंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? दोस्तों, वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी और धुआं भी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व USSR की चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिनमें रेडियो नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था किस वर्ष में हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। चेरनोबिल की घटना कब हुई? 1986 में। इसको यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। यहाँ से रिलेट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चेरनोबिल न्यूक्लियर जो है वो कहाँ है, किस देश में? तो यूक्रेन में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरप्लासिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हाइपरप्लासिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, तो इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में जिंक उपस्थित होता है, ये ध्यान रखना है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है अगर पूछा जाए तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर का ताप हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोन, अस्पोजिला और यूस्पोंजिया किस संघ के उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ये पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिए थे, महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल का मतलब ये होता है स्वशासन। और आपसे एक पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए राजकोट सत्याग्रह में ये भाग लिए थे गांधी जी, खेड़ा सत्याग्रह में और असहयोग आंदोलन में, ये तीनों में भाग लिए थे। बायक्रोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा था? तो सबसे अधिक व्यापक रहा था बिहार और संयुक्त प्रांत में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य अवधि पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है रचनात्मक कार्यक्रम पे महत्व दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में पहचान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह 1946 में किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे 1946 के कैबिनेट मिशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किससे संबंधित है? तो इससे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपसे अगर पूछा जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने, ये ध्यान रखना है। और 3 नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये तीनों बोले थे सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वनस्पति। दोस्तों पर्यावरण के जैविक घटक में आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोषण संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDT। DDT का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया है तो आपको बताना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है? इसका करेक्ट आंसर है उत्पादक को। उत्पादक को पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? तो नींबू जो होता है, नींबू का पौधा एक झाड़ी का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो पारिस्थितिकी कहते ही उसे जो कि जीवों और पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूमि। भूमि मानवीय पर्यावरण का भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है समस्त जीव। जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित होता है। सूर्य का प्रकाश जैव ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10%। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में भोजन के रूप में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% स्थानांतरित होता है। और ये किसने कहा था? ये लिंडमैन ने कहा था। ये लिंडमैन का रूल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक दिशात्मक होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ भी आए आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टोंसले ने दिया था। एजी टोंसले ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण धन का रोग किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिवहन के कारण जो प्रदूषण होता है वो वायु प्रदूषण धन का रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीयक वायु प्रदूषकों से किस तरह से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सीधे पहचाने गए स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों, प्राथमिक वायु प्रदूषक वो कहलाता है जो सीधे स्रोत से सीधे उत्सर्जित होता है, वो प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाता है। जैसे आप मान के चलिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी अगर गैस है जिससे डायरेक्ट प्रदूषण वो बाहर आता है, और कोई ऐसा प्रदूषक जो कि गैस मिलकर बनता है, जैसे 2-3 गैस मिलकर उसके बाद प्रदूषित करता है, वो द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के दौरान एक शांत क्षेत्र में सौर स्तर के अनुमत मान क्रमशः क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 55 डेसिबल से 50 डेसिबल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा के कारण होता है क्या कि सल्फर और नाइट्रोजन के कण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुनः उपयोग, उद्धार और पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीचड़ स्थूलन डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीनीकरण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद्य बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर विधि, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या का दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपशिष्ट जल का जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे पानी का COD बाय BOD अनुपात डैश है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 के बराबर होता है। ताजे पानी का COD बटा BOD अनुपात 1 के बराबर होता है, ये याद रखना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 2023। दोस्तों, चंद्रयान 1, 2, 3 कब कब लॉन्च किया गया है, एक बार एक साथ देख लीजिए। चंद्रयान प्रथम ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को, ये याद रखना है।
14 जुलाई 2023 को। तो चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008, और चंद्रयान 2 ये भी 22 तारीख को ही हुआ था, 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।